आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। हर माँ का सपना होता है कि उसके बेटे की शादी हो, घर में बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। खैर, अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी भी जान नहीं बची थी कि मैं घर के कामकाज करती। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए सुंदर सी प्यारी सी लड़की देखी थी। सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरी बहू अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई थी और साथ में एक नौकरानी भी लेकर आई थी। पहले पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी लेकर क्यों आई है, जबकि काम के लिए तो मैं भी नौकरानी रख सकती हूँ। लेकिन मुझे नौकरानियों के काम पसंद ही नहीं आते थे। मैंने मन ही मन में सोचा कि ये हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ रह लेंगी, फिर इसको चलता करूँगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमन इस घर में अपनी जगह बनाती गई। ना जाने क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। मुझे उससे बड़ा लगाव हो गया था। जहाँ तक कि मेरे बहू की बात है, तो मैंने उसे पहली बार पार्लर में देखा था, जहाँ मैं अपने भतीजी के साथ गई थी। वरना मैं पार्लर वालर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी माँ भी उसके साथ ही होती थी। बातों बातों में मैंने उनसे रिश्ते की बात कर ली और ये सिलसिला निकल पड़ा। अब मैं अपने इस फैसले से संतुष्ट थी। मेरी बहू काजल बहुत अच्छी थी और काम वाली सुमन भी। लेकिन बहू के साथ जो नौकरानी आई थी सुमन, वो हर समय घूंघट में ही रहती थी। ये बात बहुत अजीब थी। खैर, मैं खामोश ही रहती। मैं अपना किचन का काम किसी को भी करने नहीं देती थी। वो लड़की यहाँ भी मुझे मात दे गई। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। मैंने उसे दिल से खाना बनाने का काम सौंप दिया था। अब मुझे बहुत आराम था। वो लड़की ना सिर्फ घर का काम किया करती थी, बल्कि मेरी भी इतनी सेवा करती थी कि मैं हैरान हो जाती। लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर वक्त घूंघट में ही रहती थी। मैंने कई बार समझाया था कि कम से कम घर में तो घूंघट उतार दो, यहाँ होता ही कौन है। हम सास बहू होते थे। बाकी बेटा सुबह सुबह ऑफिस चले जाता था और शाम को ही घर लौटता था। लेकिन वो मेरी बातों से बहुत घबरा जाती थी। उसके हाथ भी कांपने लगते थे। मेरी बहू उसके सामने आकर खड़ी हो गई। माँ, इसे कुछ मत कहना, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। बहुत ही शर्मीली है। वो बहुत अच्छी है। इसे घूंघट में ही शांति मिलती है, इसलिए आप इसे कुछ भी मत कहना। सुमन के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, माँ जी, हमें इसका चेहरा देखकर करना ही क्या है, जब हमें इतना सुख दे रही है। घर शीशे की तरह चमकाती है, खाना स्वादिष्ट बनाती है। मैंने देखा है, देर रात तक आपके पैर भी दबाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बातों से तंग आकर नाराज हो जाए और काम छोड़कर ही चली जाए। तो फिर आजकल ऐसी नौकरानी कहाँ मिलती है। बहू की बात पर मैं चुप हो गई थी, लेकिन मेरा दिल अजीब अजीब तरीके से धड़क रहा था। भला औरतों के सामने घूंघट क्यों। ऐसा ही समय बीतता गया। एक रात मेरी आँख खुली और मैंने पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाने लगी। तभी मैंने देखा कि सुमन किचन के बगल वाले कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़र अब सुमन पर थी। वो इस तरह से बैठी थी कि उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन देखने से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि इस वक्त वो घूंघट में नहीं थी। मैं बेसब्री से इंतज़ार करते हुए वहाँ खड़ी हो गई कि शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे। तभी अचानक वो उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ घूम गई। जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं गिरते गिरते बच गई, यहाँ तक कि मेरी रूह तक काँप गई। हे भगवान, ये तो। तभी अचानक से मुझे जोर की खांसी आ गई और मैंने तुरंत पानी का गिलास मुंह को लगा दिया। लेकिन तब तक सुमन की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वो भी घबरा गई और कमरे के अंधेरे कोने की तरफ भागकर खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तब तक मैं उसे देख चुकी थी। तब से मैं बहुत चिंतित थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। ये सब आखिर क्या था? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सुबह का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं बस यही चाहती थी कि उसको बहू के सामने खड़ी करके उससे सारा सच उगलवाऊँ। लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चली जाए, फिर मैं अपनी बहू से पूछूं कि ये सब क्या है। अगर मेरे बेटे को इसकी भनक भी लग जाती तो वो
उसे उसी वक्त तलाक दे देता। तलाक क्या, शायद वो गुस्से में आकर काजल को जान से ही मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। मैं काजल को कसम देकर सच जानना चाहती थी, लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर इसमें उसकी थोड़ी सी भी गलती नजर आई तो मैं खुद ही उसे तलाक दिलवा दूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कसूर किसका है। अब बहू ही सब कुछ बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू काजल उठ चुकी थी। उसे नाश्ता किया और अब अपने कमरे में चली गई। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया था। सब कुछ जाने का यही सही वक्त था। मैं तुरंत अपने बहू के कमरे की तरफ चली गई और दस्तक देकर अंदर चली गई। बहू अपने अलमारी में कपड़े रख रही थी। वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा बंद कर दिया और उसके बेड पर बैठ गई और उससे पूछा कि आखिर क्या बात है। मेरे घर में तुम दोनों कौन सा खेल खेल रही हो? सुमन कौन है? सुमन का आखिर में राज क्या है? आज मैं सच जान कर ही रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो। मेरी बात सुनकर काजल मेरे कदमों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर ये सब क्या बात है? मुझे पूरी कहानी बताओ। वो मेरी बात सुनकर बहुत डर गई। माँ जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन आप पहले ये वादा करें कि विशाल को इसकी खबर नहीं होने देंगे। वरना देखो काजल बेटा, अब मुझे सच बताओ। मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूँगी। मेरी बात पर उसने अपने आंसू पोंछे और मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने कहा कि मैं खाते पीते घर से थी। हम 3 भाई बहन थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वो देश से बाहर रह रही थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई अनिल, मैं कॉलेज जाते थे और अनिल स्कूल जाता था। हम बहुत खुश थे कि अचानक पापा को बिजनेस में घाटा हो गया और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस न भरने की वजह से अनिल को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पिताजी कर्जे में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने भी नहीं पूछा। ये बिल्कुल सच है कि हर कोई आपका तब तक ही साथ देता है जब तक आपके पास पैसा होता है। पिताजी ने अपना कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया। कर्जा चुकाने के बाद कुछ पैसे बच गए थे तो उन्होंने उस पैसों से एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और उसका 6 महीने का एडवांस दे गया और घर में 2 महीने का राशन भर दिए और केवल कुछ हजार रुपये ही बचे थे। वो भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी जिसके बदौलत मैं नौकरी करती, इसलिए मैंने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कुछ 100 रुपये काफ़ी नहीं थे। उसी समय पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो पहले से ही दिल के पेशेंट थे और अब तो हालत के बोझ ने उन्हें और अधिक कमज़ोर कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं स्कूल में इंटरव्यू देने गई, लेकिन वहाँ भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि मेरी शिक्षा कम होने के कारण वे मुझे 2000 रुपये की पगार में रखना चाहते थे। लेकिन इस महंगाई के ज़माने में 2000 रुपये में क्या होता है। मैं बाहर आ गई और तेज तपती धूप में बस स्टॉप पर बैठ गई। बस का इंतज़ार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू गालों से फिसलते जा रहे थे कि किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं चौंक गई और अपना सिर ऊपर उठाया तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि वो एक अजनबी आदमी था और हमेशा मुझे यहाँ बैठा देखकर घूरता रहता था। लेकिन आज उसकी इतनी हिम्मत देखकर मैं बहुत डर गई थी और मैं वहाँ से उठ गई और दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई। लेकिन वो वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने का कारण पूछने लगा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने उससे कहा कि वो चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि ये मेरी क्या मदद करेगा, ये बेचारा तो मांग कर अपना पेट पालते हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, वो यहाँ से चला जाए। लेकिन वो नहीं माना, इसलिए मुझे मजबूर होकर उसे बताना पड़ा कि मेरे हालात ठीक नहीं हैं और मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। यह सुनने के बाद उसने मुझे सलाह दी कि मैं अपना पार्लर क्यों नहीं खोल देती। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली,
उसके लिए तो लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। इसे सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये सुनकर उसने अपने जेब से कागज़ और कलम निकाला और कागज़ पे कुछ लिखा। फिर उसने कागज़ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा नंबर है, इसके बारे में सोच लो, फिर मुझे फ़ोन कर देना तो मैं तुम्हारे लिए पैसे ला कर दूंगा। मैंने वो कागज़ उसके हाथ से ले लिया और वहाँ से उठ गई, क्योंकि तभी मेरे बस आ गई थी। घर पहुँचने के बाद मैं वो सारी बात भूल गई। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और दिन भर की सारी बात मुझे याद आ गई कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठे बैठे रो रही थी। तभी वहाँ वो अजनबी आ गया। मैं सोच ही रही थी कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा जो वो मुझे देने के लिए तैयार हो गया था। और अगर उसके पास है भी तो वो मुझे क्यों देना चाहता है। आजकल तो कोई किसी को उधार भी नहीं देता। मुझे उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वह पर्ची निकाली जिसमें उसने अपना नंबर लिखा था और मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में अजनबी मददगार के नाम से सेव किया और सो गई। इस घटना को कई दिन बीत चुके थे। घर में 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया और अब तो वो ट्यूशन भी छूट गए थे और माँ अनिल के स्कूल को लेकर बहुत चिंतित थी। कई महीने हो गए थे वो घर पर उदास रहता था। बैठे बैठे वो अपना स्कूल बैग खोलकर किताबें बिखरता हुआ घंटों उन्हें देखता रहता। उसके स्कूल का बहुत खर्चा हो रहा था। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के घर ये बात करने गई कि वो मुझे अच्छे वेतन पर किसी स्कूल में नौकरी पर रखवा दे। किसी से बात करके मैं वहाँ से लौट आई तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर था। उसे देखकर मुझे उस अजनबी की बात याद आ गई। मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। पार्लर की मालकिन ने कहा कि वो इस कोर्स के लिए 1 लाख रुपए लेती है और ये कोर्स 1 साल का है जिसमें वो मुझे सब कुछ सिखा देंगी। सुनकर मैं वहाँ से निराश होकर ये कहकर चली आई कि कुछ दिन बाद आपको बताती हूँ। लेकिन मैं 1 लाख कहाँ से लाती। मेरे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं थे। खैर, मैं घर आ गई और कुछ देर बाद उस अजनबी का नंबर मिलाया। उसने मेरा फ़ोन काट दिया और खुद कॉल किया और पूछा कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो उस दिन बस स्टॉप पर मिली थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मेरी आवाज़ सुने बिना मुझे कैसे पहचान लिया, लेकिन मैंने उसे ये कुछ जाहिर किए बिना ही कहा कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो उस दिन बस स्टॉप पर मिली थी और पूछा कि वो मुझे पैसे कहाँ से देगा, जबकि वो खुद बहुत गरीब है। ये बात सुनकर वो हंसने लगा कि तुम्हें पैसों से मतलब है, वो तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा कि मुझे पार्लर का कोर्स करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए और ये पैसे मैं उसे वापस कर दूंगी। उसने मुझे उसी बस स्टॉप पर बुलवाया और मैं तैयार हो गई। अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वो पहले से ही वहाँ मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफाफा दे दिया और चुपचाप वहाँ से वापस चला गया। मैंने वो लिफाफा अपने पर्स में रख दिया और वापस घर आ गई। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मैं आश्चर्य से चकित हो गई जब मैंने देखा कि लिफाफे में 2 लाख रुपए पड़े हैं। मैंने उसे तुरंत कॉल किया और पूछा कि मुझे तो 1 लाख की ज़रूरत थी, तो उसने 2 लाख क्यों दिए। तो वो बोला कि 1 लाख तुम रुपए पार्लर में दोगी और 1 लाख रुपयों में तब तक धीरे धीरे अपना खर्च चला लेना। मैंने उसे धन्यवाद किया और जोश में आकर उससे वादा कर दिया कि ज़िंदगी में अगर तुम्हें कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगी। वो मुझे अपनी बहन समझे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैंने बिना जाने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन मैंने पार्लर में पैसे जमा किए और पार्लर ज्वाइन कर लिया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मैंने बहुत सीख लिया था और अनिल को स्कूल में दाखिल कर दिया था। इसी तरह साल पूरा हो गया। पार्लर से मुझे कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब मैं अपना पार्लर खोलना चाहती थी। मैंने अजनबी मददगार को एक बार फिर फ़ोन किया और बताया कि मेरा कोर्स पूरा हो गया है, तो उसने मुझे फिर से उसी जगह आने के लिए कहा। जब मैं वहाँ गई तो उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा कि मेरे साथ चलो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक पार्लर देखा है जो किराए पर मिल रहा है।
मैं उसके साथ चली गई, सारी बात पक्की कर दी और घर आ गई। दूसरे दिन से पार्लर में बैठ गई और पार्लर ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपने मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। पार्लर खूब चलने लगा था, जिसकी वजह से घर के हालात भी ठीक होने लगे थे। मैं तो उसे फरिश्ता समझ बैठी थी और दिन रात उसे ही आशीर्वाद देने लगी। पार्लर में दिन ब दिन औरतों की भीड़ बढ़ने लगी थी। उनमें से एक आप भी थी। आपने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी कि एक दिन वो भी अजनबी मददगार मेरे पास आया और कहने लगा कि वो मुझसे कुछ चाहता है। मैंने कहा कि मैं उसके सारे पैसे लौटा दूंगी, वो कुछ समय दे। उसने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे मदद चाहिए। तभी उसने मेरी ही नादानी में किया हुआ वादा याद दिलाया, जो मैंने उससे 2 लाख रुपयों के बदले में किया था। अब वो ना जाने मुझसे क्या पूछेगा, ये सोचकर मैं बहुत चिंतित हो गई। लेकिन मैंने भारी मन से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरी अवशान ही गिर गई। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे दहेज में अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं हैरान हो गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मुझे कामवाली बनाकर अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं हर समय अपने आप को घूंघट में ढक कर रखूँगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। उसकी बातें सुनकर अभी मुझे गुस्सा आ रहा था, तभी तो मैं चिल्लाई, मैं ये सब क्यों करूँगी। मैं मानती हूँ कि तुम मेरी मददगार हो, पर तुम्हारे एहसानमंद भी हूँ। लेकिन मैं अपने होने वाले पति को इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं दे सकती। मैं किसी गैर मर्द को अपने घर क्यों लेकर जाऊँ। मुझे क्या मालूम है कि तुम किस इरादे से और किस नीयत के साथ चलना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने पलटकर अपनी तिजोरी का लॉक खोला। वो नोटों से भरा पड़ा था। मैंने पहले ही 2 लाख रुपए अलग करके एक लिफाफे में डाल कर रख दिए थे कि ना जाने कब मेरे मददगार को इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने वो लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया और कहा कि इसे गिन लो, इसमें पूरे 2 लाख रुपए है। इसे लो और यहाँ से चले जाओ। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हुआ। वो मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। मैं डर गई और पीछे हट गई। वो बहुत रो रहा था। उसने मेरे सामने अपने हाथ बांध कर रखे हुए थे। वो ऐसे रो रहा था कि मानो एक छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से अलग होने के बाद भयभीत हो गया हो, रो रहा हो, घबरा रहा हो। उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं भी उसके पास जमीन पर बैठ गई। कुणाल भाई, क्या बात है, आपको क्या हो गया। मेरी बात सुनकर उसने मेरी ओर आशा भरी नज़रों से देखा और फिर उसने हाथ जोड़कर कहा कि काजल, मुझे मेरी माँ से मिला दो। कौन सी माँ। मैं आश्चर्यचकित हो गई थी। उसने कहा कि तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मेरी इच्छा पूरी हो जाने दो। उसकी बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरी पति का भाई था। अगर वो मेरी सास का ही बेटा है तो वो अपने ही घर में इस तरह चोर दरवाजे से क्यों जाना चाहता है। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। तब वो बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुनकर हैरान हो गई हो। तुम ये भी सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूँ तो फिर सीधे तरीके से घर क्यों नहीं चला जाता। मजबूरी है काजल बहन। वो अभी भी रो रहा था। रोते रोते वो मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने लगा था। जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरी माँ खुश नहीं हुई थी, क्योंकि ससुराल वाले उस पर बहुत जुल्म करते थे। तुम खुद ही सोचो कि एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल चली जाए और जल्दी से पेट से भी हो जाए तो वो कितनी खुश होती है। उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम और मजबूत कर देगा। लेकिन मेरे जन्म के बाद मेरी माँ के पैर मजबूत नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें डांट पड़ती थी। मेरी दादी मेरी माँ को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती थी। यह बहुत अच्छा होता कि मेरा बाप अस्पताल के बेड पर ही मेरी माँ को तलाक देकर चला जाता। हालांकि इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी, ना ये तो भगवान की इच्छा थी कि उसने मुझे ना तो लड़का बनाया और ना ही लड़की। मेरे लिए तीसरा लक्षण चुना। कुणाल की बातें सुनकर मैं सदमे में आ गई थी, जबकि वो खुद ही ढीला पड़ता जा रहा था। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। जब नर्स ने माँ को बताया कि आपके घर में थर्ड जेंडर ने जन्म लिया है, तो माँ ने आंखों ही आंखों में उनसे मिन्नतें की थी। वो भी माँ का दुख समझ गई और चुप हो गई और पिताजी को बधाई दी कि तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है। हर कोई खुशी से फूला नहीं समा रहा था।
हर कोई मेरी माँ के आगे पीछे कर रहा था, जबकि वो चुपचाप कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। जब भी मैंने माँ को देखा वो रोती रहती थी। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे मेरे घर वालों से छुपाकर कैसे बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका था। माँ मुझे लड़कों के कपड़े पहनाती थी, लड़कों वाले स्कूल में भी एडमिशन लिया था, लेकिन मेरा दिल गेंद बल्ले से नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन राधिका की गुड़ियों से खेलना चाहता था। मुझे माँ की चूड़ियाँ अच्छी लगने लगी थी, उनके गहने सब कुछ अच्छा लग रहा था। एक दिन मैंने माँ की लाल लिपस्टिक उठाई और अपने ओठों पर लगा ली और बाहर आंगन में चला गया। मेरी दादी लोटपोट होकर हंस रही थी। दादी ने माँ को बुलाया और कहा कि तुम्हारा कुणाल तो लड़की बन गया है। उस दिन माँ मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुझे पिताजी की बेल्ट से खूब पिटा था। मेरा शरीर नाजुक था, मैं केवल 6 साल का ही बच्चा था। मेरे बदन पर बेल्ट के निशान पड़ गए थे। मैं बहुत चीखा था, लेकिन माँ को मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आई थी। जब मेरे शरीर से खून बहने लगा तो उनका हाथ रुक गया। अब तो वो मुझसे भी ज़्यादा रोने लगी थी। हम दोनों माँ बेटे रो रो कर थक चुके थे। तभी दादी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो अपना सिर दीवार से मार मार कर लहूलुहान हो चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वो मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी माँ के लिए तड़प रहा था। मैं कई दिनों तक माँ के दर्द को याद करके रोता रहता था और माँ तो हर वक्त हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगती रहती थी। उस दिन माँ ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो पिताजी मुझे ऐसी जगह पर छोड़ आएंगे जहाँ मुझे रोज़ इसी तरह पीटा जाएगा। उस दिन के बाद मैंने ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं। कई बार मेरा दिल तो चाहता था, लेकिन मैंने दिल को रोन डाला। कई साल बीत गए, मैं माँ की पिटाई भी भूल गया था, लेकिन वो हर रोज़ सबक सिखाती थी। उसे मैं एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। लेकिन एक दिन मैंने अपने जीवन में ही सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे याद है, जब मैं 10 साल का हुआ तो पिताजी ने घर पर ही एक छोटी सी जन्मदिन की पार्टी के बारे में सोचा। माँ ने मेरे लिए सबसे अच्छी पैंट शर्ट चुनी थी, लेकिन मैंने राधिका की इस्त्री की हुई फ्रॉक पहनी थी। जब मैं माँ की लिपस्टिक लगाकर केक काटने के लिए बाहर निकला तो सब हंस रहे थे। माँ भी हंस दी थी और मेरे सिर पर हल्के से थपथपाई और कहा कि तुम्हारी मजाक करने की आदत पता नहीं कब जाएंगी। फिर वो मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते समय वो बहुत रो रही थी। मैंने कारण पूछा तो वो बोली कि तुमने बहुत गलत किया है। अगले दिन माँ मुझे बाजार लेकर गई, लेकिन वो बाजार तो नहीं था। वो मुझे एक दूर शहर में लेकर गई। छोटे और अंधेरी गलियों से गुजरते हुए वो मुझे एक घर में ले गई, जहाँ सभी तृतीयपंथी थे, बात बात पर ताली बजाते थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने माँ का हाथ हिलाकर कहा, माँ यहाँ से चलो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। लेकिन पता नहीं, वो एक बुजुर्ग से गुरु के बगल में बैठकर बातें कर रही थी और रो रही थी। गुरु ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैंने फिर से माँ का कंधा हिलाया और कहा, माँ उठो, चलो घर जाते हैं। मेरा दिल अनजाने भय से काँप रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी माँ उठी और बाहर चली गई। मैं उनके पीछे भागा था, लेकिन गुरु के शिष्यों ने मुझे पकड़ लिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन माँ ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। मेरा नन्हा सा दिल काँप रहा था। मैं बहुत बेबस था। मेरे दुर्बल शरीर में इतना बल भी कहाँ था कि मैं उनके हट्टे कट्टे शिष्यों से अपने आप को छुड़ा पाता। मैं पूरी रात चिल्लाता और रोता रहा। गुरु मुझे प्यार से समझाते रहे, लेकिन उनकी बातें समझने की उम्र तो नहीं थी ना। सुबह सुबह माँ मुझसे मिलने चली आई। उनसे लिपटकर मैं एक बार फिर से बहुत रोया था। माँ ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था और चली गई थी। मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना मैंने माँ से भी ये वादा किया था कि आज के बाद लिपस्टिक पाउडर को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन वह चुप ही रही। जब गुरु मुझसे प्यार करते थे तो मुझे उनसे घिन आती थी। मैं सबसे अकेला बैठा रहता और अपने घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठ गए। मैं रो रहा था तो वो भी रोने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके माँ बाप तो पैदा होते ही उन्हें एक ऐसी जगह पर छोड़कर गए थे कि उन्हें तो अपने माँ बाप का भी पता नहीं था, ना ही कभी कोई उनसे मिलने आता था। गुरु ने मुझसे कहा था कि मैं उनके जैसा ही हूँ, मुझे अब उनके साथ ही रहना पड़ेगा। तभी मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आकर 1 महीना हो गया था।
माँ ने मुझे बताया था कि सब मुझे याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन माँ ने उनसे झूठ बोल रखा था कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि इन सब के पीछे मेरी माँ का ही हाथ था। वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। समय के चलते मैंने समझौता करना सीख लिया था। अब मुझे माँ से डर लगता था, उन्हें मनाने की कोशिश करता था। गुरु ने मुझसे डांस सीखने को कहा तो मैं तुरंत तैयार हो गया। अब मैं माँ से बहुत सारा मेकअप करके मिलता था ताकि वो गुस्से में आकर मुझे घर लेकर चले, लेकिन माँ का दिल नहीं पिघलता। गुरु ने मेरी कला को तराश कर मुझे हीरा बना दिया था। अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अगर मेरी माँ मुझसे मिलने आती थी तो मैं उनसे नहीं मिलता था। सारे शहर में मेरे चर्चे होने लगे थे। मैं अब जवान हो गया था और बहुत सुंदर भी। मैंने बहुत सारा पैसा कमाया। अब मेरे गुरु बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। मैं पूरे दिन उनकी सेवा करता, उनके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की। गुरुजी मुझे हर वक्त दुआएं देते रहते। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये सब छोड़ के तुम अब एक आम जिंदगी जियो। इतना ही कहकर उन्होंने मेरे ही हाथों में दम तोड़ दिया। उन्होंने मुझे एक आदमी से मिलने के लिए कहा और उसका पता भी दिया था। अब यही मेरे गुरु जी की अंतिम इच्छा थी। ना चाहते हुए भी मुझे उस पते पर जाना पड़ा। अब मैं अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करने लगा। डांस करना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। अब मुझे हर दिन किस तरह की आंखों और लोगों का सामना करना पड़ता था, मैं ही जानता था। तब मुझे माँ की मजबूरी समझ में आई। मेरी माँ आखिर क्या कर लेती? उसकी बेटी भी जवान हो रही थी, तो फिर भला किसी तृतीयपंथी की बहन से कौन शादी करता? मैंने अपना सारा पैसा बचा कर रखा था ताकि किसी ज़रूरतमंद को मदद कर सकूं। तुम मुझे ज़रूरतमंद लगी, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब था। मैं उनकी सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहता था। एक दिन जब मैं तुमसे मिलने पार्लर आया तो वहाँ मैंने अपनी माँ को देख लिया। फिर पता चला कि वो अपने बेटे यानी मेरे भाई से तुम्हारी शादी कराना चाहती है। तभी तो मैं तुम्हारे पास चला आया। कुणाल पूरी बात सुनाकर रो पड़ा था। मैं भी रोती रह गई थी। माँ जी, उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैंने गलत किया? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो ज़मीन में गड़ सी गई थी। मैंने अपनी बहू को गले लगाया और बहुत रोई। मुझे मेरा छोटा कुणाल बहुत याद आ रहा था। उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक करके बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो मेरे पैरों पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी सारी गलतियों को कबूल कर लिया था। मैंने गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगी थी। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरा कुणाल मेरे सीने से लगा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा था। फिर वो मुझसे अलग हुआ और अपना सामान उठाकर निकलने लगा। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीनकर कहा था कि वो मेरे साथ रहे और घबरा गया और बोला, माँ, मैं आपका जीवन कठिन नहीं बनाना चाहता हूँ। फिर जब मैंने बोला तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ कहीं किसी गड्ढे से आ रही है। बेटा, जिंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर मुझ पर इतना हावी हो गया था कि मैं भगवान के क्रोध को भूल ही गई थी। अगर भगवान कयामत के दिन मुझसे पूछे कि बेटा और बेटी मैंने दी है तो तुमने रख ली, लेकिन मैंने अपने पसंद से खास बंदा दिया तो उसे धुतकार दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे भगवान के सामने बेइज्जत होने से बचा ले बेटा। मैंने कुणाल के सामने हाथ जोड़ दिए और वो बैग फेंक कर मेरे गले लग गया। मैंने सारे इलाके में मिठाइयाँ बांट दी। मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दे दिया था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।